आज हम आपको भारत के एक ऐसे मूर्तिकार और चित्रकार से मिलवाएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और उनका नाम हीरालाल राजस्थानी है। सर, आप अपने बारे में ये बताइए कि बचपन में किस तरह से आपके अंदर ये भावना आई कि आप एक मूर्तिकार आपके अंदर छुपा हुआ है, किस तरह से उसको आपने निकालने की कोशिश की, और जो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई वो किस तरह से हुई, किस तरह से वो आगे बढ़ी, इसके बारे में सर हमें विचार डिटेल में बताएं। गौतम जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शुरुआत में आम जैसे बच्चों की तरह हम भी स्कूल जाया करते थे, और उस दौरान में मेरा रुझान थोड़ा सा चित्रकला की तरफ था, जो उस उम्र में अक्सर रहता है, क्योंकि शब्दों की भाषा तो बच्चों की रहती नहीं है जी। तो पेंसिल पकड़ी आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचनी शुरू कर देते हैं। तो मैं जब 8-10 साल का था उस समय, तो पेंसिल से जो है कापियाँ में चित्र बना बना के भर दिया करता था जी। और कभी चम्मच बना ली, कभी ये बना लिया, कभी कोई भी सामने आकृति नजर आई उसको मैं बनाता था। तो ये जो रुझान धीरे धीरे बढ़ता गया, और इत्तेफाक ये हुआ कि जिस स्कूल में मैं सीनियर सेकेंडरी में गया, वहाँ पर 12वीं तक ये जो है चित्रकला थी। तो वहाँ से जो है मेरे को प्रोत्साहन ज़्यादा मिला और अच्छे गुरु मिले, उन्होंने प्रोत्साहित किया, आगे की तरफ जो है उन्होंने जाने के लिए कहा। तो इस तरह से बचपन मेरा जो है इस तरह से लगाव हुआ मेरा। जो औपचारिक शिक्षा हुई आपकी कला के क्षेत्र में, आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, और उस समय के कोई अनुभव हो, विशेष अनुभव हो, उसके बारे में सर हमें बताएं आप। मैं दरअसल जब 12वीं पास मैंने जब की, तो उसके बाद में मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ज्वाइन कर लिया मैंने जी। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ज्वाइन कर लिया, तो मेरा तीसरा साल था। तो उसके बावजूद भी हम लोग अपने आर्ट टीचर से मिलने जाया करते थे स्कूल में। तो जब उनसे मिलने गए 1-2 साल में, तो उन्होंने कहा भी अब क्या कर रहे हो, तो हमने कहा भी हम तो जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं। तो उन्होंने वो हमारी जो संवेदनाएं जागृत करी कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी, आपने स्कूल में टॉप किया है और आपको तो आर्ट स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में। तो तब जो है हमने वहाँ से प्रेरणा ली और जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने ये एंट्रेंस दिया, और एंट्रेंस हमारा पहली बार में क्लियर हुआ। तो उसमें जो है मैंने चित्रकला जो है चूज़ की। जी। तो चित्रकला चूज़ की, तो उसमें भी एक पेच आ गया कि वहाँ पर मेरी मूर्तिकला अच्छी थी। तो जो प्रोफेसर थे वो जो है ज़बरदस्ती मेरे को कहने लगे कि आप मूर्तिकला में आइए, क्योंकि आपकी मूर्तिकला बहुत अच्छी है। आपके गुरु ने आपकी प्रतिभा को पहचाना। जी हाँ। तो फिर वहाँ जो है मैंने जब देखा कि भाई ये मूर्तिकला मेरे को धकेल रहे हैं जी। मैं उस समय धकेलना ही समझ रहा था इसको। जी जी। तो मैं 2-3 महीने तक तो गया ही नहीं, जो है उसमें क्लास में ही नहीं गया, मूर्तिकला की क्लास में। तो वो कहने लगे भाई आप जो है कर लो। फिर मैं हेड वेड कोशिश करता रहा अपने बिहेव पे। जी। तो उन्होंने सब जगह अपनी मोटी बिठा दी थी, कह इसको जो है मूर्तिकला में ही लेना है। तो हार थक के फिर मैं जो है, जब मेरे को लगा कि एक तो मैं दलित समाज से हूँ जी, और यदि मैंने ये टाइम खराब किया तो ना मैं इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा। तो मैंने बेमन से जो है फिर वो ज्वाइन किया, और मैंने बहुत ख़राब काम किया उस साल। जानबूझ के किया? जानबूझ के ख़राब काम किया, ताकि उनको एहसास हो कि गलत निर्णय ले लिया है। लेकिन वो ख़राब काम करने पे भी उन्होंने मेरे को अच्छे नंबर दिए। फिर जब उसके बाद का जो तीसरा साल मेरा आया, तो उस तीसरे साल में मैंने वो जो है प्रतिमान गढ़े, और उस पर हमारे कॉलेज वालों को भी गर्व हुआ, और जितने मैं जो सामान बनाता था वो सब जो है सेल हो जाते थे मेरे। तो इस तरह से जो है मैं मूर्तिकला में आया। मूर्तिकला में आए तो मतलब आपके गुरुओं ने आपके मूर्तिकार को अच्छे से पहचाना आपकी वजह? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो पता भी नहीं था मूर्तिकला के बारे में। अच्छा, आपके बारे में हमने सुना है कि आपके अंदर, क्योंकि वो विशेष गुण कुछ ही मूर्तिकारों में या कलाकारों में होता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को एक बार देख लेते हैं तो स्मृति के आधार पर आप बाद में उसकी यूं की त्यों मूर्ति तैयार कर देते हैं। इसके बारे में बताइए, कुछ विशेष रोचक अनुभव कर रहे हों आपके, क्योंकि हमने सुना है कि आपने अपने गुरु की भी एक बार
मूर्ति बनाई थी, तो गुरु शायद आपकी और लोगों ने बनाई थी उनकी मूर्तियाँ, पर जितनी जिस मूर्ति ने प्रभावित आपके गुरु को किया, शायद दूसरे लोगों की मूर्ति ने नहीं किया। वो फील जो उनको लगता था कि वास्तव में ये मैं हूँ, आपके गुरु ने उस बात को कहा था, उसके बारे में सरल से विस्तार में बताएं। गौतम जी, दरअसल ये जो तरीका था, जो इजाद मैंने किया नहीं, ये प्राकृतिक है, ये इंटरनली मेरे में था, कुदरती तौर पर है। इंटरनली कैसे था कि एक बार इन्होंने अभ्यास दिया था हमें कि आप जाइए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो है कलाकारों के कलाकृतियाँ डिस्प्ले हैं जी। तो वहाँ पर जाके उन्होंने एक अभ्यास दिया कि वहाँ पर जाके कोई एक कलाकृति चुन लीजिए और उस कलाकृति पे आप लिखिए बारीकी से क्या क्या हुआ है उसमें। तो मैं जब वहाँ पर गया, एक मथुरा सिंह का जो है पोर्ट्रेट है, राम किंकर वैज का बनाया हुआ, तो वो पोर्ट्रेट मैंने जो है टारगेट किया। उस पोर्ट्रेट पे मैंने राम किंकर वैज ने कितनी स्पीड में काम किया होगा, उन्होंने कौन से टूल्स इस्तेमाल किए होंगे, कितने समय में उन्होंने उसको बना लिया होगा, ये सब नोट में करके लाया। तो ये वहाँ से डिटेलिंग मेरे को पकड़ना शुरू हो गई कैरेक्टर को जी। तो मेरा ध्यान जो है अक्सर कैरेक्टर की तरफ रहता था, ना कि शक्ल सूरत की तरफ जाता जी। था। जैसे हम आमतौर से कहते हैं कि भाई अगर किसी का मान लीजिए जीवनी लिखने हैं, तो जीवनी जब हम लिखते हैं तो उस आदमी का जो है वो चरित्र जो है हमें ध्यान में आता है, ना कि हम उसी जीवनी में उसकी शकल सूरत की जो है चर्चा करते हैं, ना घटनाओं की हो, ना घटनाओं की और उसके व्यक्तित्व की इसकी चर्चा करते हैं अक्सर। बिल्कुल। तो पोर्ट्रेट में भी मैंने यही चीज़ें लाने की कोशिश करी कि मैं उसके जो है शक्ल सूरत को ना लेके प्रायोरिटी ना देके उसके व्यक्तित्व को जो है प्रायोरिटी देता था। तो ये मेरा जो वहाँ पर अभ्यास हुआ करता था उसमें हम करने लगे थे। तो जो व्यक्तित्व की जो एक प्रैक्टिस मेरे को हो रही थी, तो वो मैं जैसे बात करता था किसी से, तो वो उसको मैं समझता था, उस व्यक्ति को मैं समझ लेता था, हाँ भाई ये चीज़ है। तो बस वो जब मैं उसको बनाने बैठता था, एक दो बार अभ्यास किया तो मैं उसमें कामयाब हुआ जी। तो ये जो एक मतलब आप कह लीजिए कि एक मतलब बहुत साधना जो बार बार अभ्यास से आती है, वो एक बार बार अभ्यास का मेरा जो है एक तरीका था और उसको मैं महसूस करता था उस कैरेक्टर जी, तभी ये संभव हो पाई। अच्छा, एक चीज बताइए, कलाकार जो है या कोई साहित्यकार है, वो एक समय में दो तरह से जीवन जीता है अपना, एक जीवन काल में दो जीवन जीता है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं दो जीवन जी रहा हूँ, एक कलाकार के रूप में सोता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, बैठता हूँ, तो वही कला मेरे जहन में आती है। तो ऐसा कभी आपको लगा कि आप दो जिंदगी जीते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? मतलब एक साहित्यकार के रूप में या एक मूर्तिकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में? जी जी। दरअसल कलाकारों के साथ में या साहित्यकारों के साथ में अक्सर ऐसा होता है, खास तौर से मैं मूर्तिकार की बात करूँगा जी, कि वे जब सोचते हैं तो उसमें कुछ वो शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं सोचने में, बना लिए शब्द, लेकिन जो है इसमें मेन चीज़ ये रहती है कि वो उसको उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो समाज में बिखरी पड़ी है। तो वो ऑब्जर्व चाहे शब्दों के रूप में करें आप, चाहे से आप जो है मिट्टी में जो कला के रूप में करें, मूर्ति कला के रूप में या चित्रकला के रूप में, ये सारी कलाओं को मैं एक दूसरे का वो मानता हूँ, जो है एक सर्कल मानता हूँ, एक मतलब प्रतिरूप मानता हूँ, सिक्के के इतने पहलू, दो पहलू मानता हूँ कि उसमें जो है इन चीज़ों को समझा जा सकता है, चाहे से वो मूर्ति कला में हो, नाटक में हो, संगीत में हो, किसी भी विधा में हो। कला कला है, हम जिस भी विधा में निकाल लें उसी विधा में जो है वो पॉसिबल हो जाती है। वो पीछे एक बात छूट गई थी कि आपने अपने गुरु का एक मोम का पोर्ट्रेट बनाया था और जिसमें सिर्फ आपने थोड़ा सा नैन नक्श, नाकी और मुंह थोड़ा सा उभार के लेकर के आए थे और लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन आपने जानबूझ करके उसको लोगों को नहीं बताया कि वास्तव में किसका पोर्ट्रेट मैं बना रहा हूँ। लेकिन जो शैली थी आपकी काम करने की, या जो उभार था मूर्ति में, उसने लोगों को बता दिया कि ये उस शख्स की मूर्ति है।
उनके बारे में बताइए सर, वो आपने किसकी बनाई थी और वो कौन है और उनके बारे में उस मूर्ति की क्या राय थी? हाँ, दरअसल मैं जब यहाँ से दिल्ली से पंजाब एक जो है कलाकृति की फिनिशिंग के लिए गया था जी। वो एक कमीशन वर्क था, तो वहाँ पर जो है मैं अपना भी काम किया करता था। तो वहाँ पर मोम जो है बड़ी तादाद में होता है इस्तेमाल, जी। बड़ी बड़ी मूर्तियों में ढलाई में। हम्म। तो खाली समय में मैंने मोम लिया और मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो जहन में मेरे जो है मेरी गुरु थी। क्या नाम है आपके गुरु? तो मेरी गुरु जो है अच्छी मूर्तिकार हैं और उनका नाम लतिका कट है जी। तो उनका जो है मैंने वो बनाना शुरू किया। तो मैंने वो जो है कल्पना से नाक और थोड़ा सा होंठ वोट ही बनाए थे। तो वो जो जिनके यहाँ मैं गया था वो जो है उनके क्लासमेट थे, तो उन्होंने झट से ही पहचान लिया, ये तो जो है उनका लतिका जी का बना रहे हो आप। तो मैंने श्योर करने के लिए अपने आप को मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, ये तो मैं किसी का नहीं बना रहा, ऐसे अभ्यास कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक और था जो असिस्टेंट, उनसे पता किया, वो भी उनको जानते थे जी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल जो है लतिका जी का ही है और बिल्कुल वो का वही है। तो मैंने जो है फिर हाँ करी कि हाँ मैं उन्हीं का बना रहा हूँ। तो ये वो बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा। जो चीज़ें हमारे मन में होती हैं अगर हम सच्चे मन से उन चीज़ों को करें जी तो वो चीज़ें उभरती ही जरूर है। आपने हाल ही में बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक पोर्ट्रेट बनाया है और उससे पहले शायद आपने सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस करके भी एक मूर्ति बनाई थी जी। उन दोनों के बारे में बताइए सर। बाबा साहब का पोर्ट्रेट तो मैंने बाद में बनाया, उससे पहले सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस मैंने बनाया। दरअसल हुआ क्या था कि मैं कनॉट प्लेस में अक्सर जाया करते थे, वहाँ मैगजीनें मिल जाती हैं आर्ट की पढ़ने के लिए। तो वहाँ जो है अपना छटाई वटाई के लिए हम जाते रहते हैं, महीने 2 महीने ऐसे। तो मैं जब आते जाते थे तो कई वर्षों से मैं देखता आ रहा था एक जो है बुजुर्ग आदमी जिसकी दाढ़ी वाड़ी बाल वाल सब सफ़ेद है। तो एक बार जहन में ये आया कि इस आदमी की उम्र क्या होगी, क्योंकि कई सालों से तो हम देख ही रहे थे। तो ये भी जहन में आएगा साथ में कि इस उम्र का आदमी कनॉट प्लेस में शायद ही वर्किंग होगा। तो वो मेरे जहन में आया टाइटल के इसी आदमी को जो है कनॉट प्लेस का सिंबल होना चाहिए। तो जब मैंने उनको देखा और ये ध्यान में आया तो मैंने उनको बना दिया 2-3 दिन में जी। तो मेमोराइज मैंने काम किया। तो मेरे को नहीं पता था मैं उसमें कितना कामयाब हुआ नहीं हुआ। वो मैंने डिस्प्ले किया, एक एनडीएमसी की 100 साल पूरे हुए थे एनडीएमसी के जी। 2013-14 की बात है। तो उसमें वो सेलेक्ट हुआ था मेरा। अच्छा। तो वो सेलेक्ट हुआ था तो उसमें जो कैटलॉग में छपा तो वो जो है सोशल मीडिया में लगा, उसमें जब उनके जो पोतों ने पहचान लिया। अच्छा। तो उन्होंने लिखा ये तो हमारे दादू का है, और तो ऐसा लिखा। तो दूसरे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा अच्छा दादू का तो आप उनका ओरिजिनल फ़ोटो डालो। फिर उन्होंने उनके कहने पे ओरिजिनल फ़ोटो डाला। जब मैंने देखा तो मेरे को पहली बार ये एहसास हुआ कि ये तो मैंने एकदम हूबहू बना दिया है ना जी। और जब मैंने उनसे बातचीत करी उनके पोतों से तो पता ये लगा कि उनकी उम्र जो है 95 साल की है और वो वर्किंग है। और दूसरी बात, वो रिटायरमेंट जो है उन्होंने एनडीएमसी से ली थी। और एनडीएमसी के 100 साल पूरे हुए थे जी। तो जो मेरा टाइटल था द सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस उनको फिट बैठता है। और इस तरीके से जो है वो जो सिंबल ऑफ कनॉट प्लेस है वो बड़ा चर्चित रहा और एक मतलब यादगार काम रहा। मेरे को उस पर बड़ा गर्व होता है। अच्छा, कला आपकी नज़र में वास्तव में क्या है कला? क्योंकि कला कलाकार ही बता सकता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र नहीं है कला का। तो आपकी नज़र में कला वास्तव में है क्या, और विशेष रूप से मूर्ति कला, क्योंकि आप मुख्यतः मूर्तिकार हैं। तो आपकी नज़र में क्या है सर कला? देखिए गौतम जी, कला जैसी जो क्षेत्र है या विषय है वो बहुत ही संवेदनशील है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि कला हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का एक प्रतिक्रिया है जी। और इसमें जो हमारे समाज में उत्पीड़न, शोषण, प्रेम और जो है मनोरंजन, इस तरह की गतिविधियों को जो है वो एक तरह से चित्रार्थ करता है, एक तरह से साकार करता है और लोगों के बीच में पेश करता है। तो कला जो है एक तरह से हमारी
संस्कृति को, हमारी जो सभ्यताओं को सुरक्षित करने का माध्यम भी है। तो कला अगर देखा जाए तो ऐसी भाषा है कि जिस किसी भी देश में शब्दों की जरूरत पूरे नहीं है। ब्रह्मांड में देख जी। लीजिए आप, पूरे ब्रह्मांड में देख लीजिए आप, पृथ्वी की तो बात ही करें छोड़ दें, अगर मान लो ब्रह्मांड में कोई जीवन कहीं पर है तो आकारों प्रकारों की भाषा वो उसी तरह से समझेगा जिस तरह से कोई दूसरा ग्रह का आदमी समझेगा, है ना। उसके लिए किसी अंग्रेजी की, हिंदी की, उर्दू की जरूरत नहीं है जी। एक कोई सेब फल है तो उस सेब फल को दुनिया का कोई भी इंसान उसको सेब ही बोलेगा अपनी अपनी भाषा में। जी, स्वाद भी वही रहेगा। स्वाद भी वही रहेगा, चाहे से वो पढ़ा लिखा हो चाहे से ना हो पढ़ा लिखा। तो ये एक ऐसी भाषा है, सशक्त भाषा है, जिसको जैसी है वैसी मतलब मिलती है। तो कला तो जो है बहुत ही जो है मानव जीवन में एक जो है ऐसी जगह बनाई हुई है जिसका मतलब एक उसका अपना जो दर्द की जो है परिभाषा जो है एक तरह से दर्द, खुशी, उल्लास की परिभाषा देती है। जी। भौतिकवादी युग में कला के प्रति रुझान जो पहले हुआ करता था, हम जब छोटे थे देखने को मिलता था, अब उस तरह का रुझान नहीं मिलता है हमें देखने को कला के प्रति। जो बच्चों में एक जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए वो हमें कहीं नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि कहीं अंधी दौड़ है और लोग भाग रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कला क्यों चाहिए लोगों को, किस लिए चाहिए कला? क्योंकि आप कलाकार हैं, आप उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। क्योंकि चकाचौंध हर एक आदमी को पैसा चाहिए, दिनों दिन और रात में ही करोड़पति बनना चाहता है। कोई पढ़ना चाहता है तो पैसे के लिए पढ़ना चाहता है, कोई काम करना चाहता है तो पैसे के लिए करना चाहता है। तो क्या वास्तव में कला पैसे कमाने का माध्यम है या जीने के लिए एक आनंद की वस्तु हो सकती है? देखिए, इसमें कला आनंद की वस्तु जो है पीछे है जी। कला एक जीवन जीने का जो है तरीका हो सकता है। कला अपनी अभिव्यक्ति का तरीका हो सकता है। जी। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक जो है कलाकार हुए हैं पश्चिम में जी। उनका नाम है वैन गॉग। तो वैन गॉग जो है वो अपने समय के सबसे उपेक्षित कलाकार माने जाते हैं। अच्छा। और सबसे उपेक्षित इसलिए भी माने जाते थे, मैं उनको पूरे विश्व का पहला दलित कलाकार मानता हूँ। जी। दलित कलाकार इसलिए कि उन्होंने उस समय में, जिस समय में लोग जो है अपनी कलाओं को दरबारों में पेश करते थे, पैसों के लिए काम करते थे, है ना, चर्चों में काम करते थे, है ना, किसी का पोर्ट्रेट बना दिया राजा महाराजा रानियों का, और वो जो है राज दरबारी की तरह रहते थे, दरबारी कलाकार रहते थे। लेकिन वैन गॉग जो है ऐसे मतलब अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। और उनको जो है हम लोग चित्रकला का पहला मॉडर्न आधुनिक जन्मदाता मानते हैं। कैसे मानते हैं आप? क्योंकि वो इसलिए कि वो अपनी शैलियों में काम करता था, उसको मतलब नहीं किसी से पैसे से। जी। उनके जीवन में उनका एक चित्र भी नहीं बिका। और अपने दोस्तों से ले लिया, ब्रेड खा लिया, कभी भूखा रह गए, कभी ये कर दिया। तो इस तरह से वो अपने चीज़ों को जुटा लिया करते थे, उधार मांग मांग के रंग ले लिया और आलू खाते हुए गरीब लोग बना दिए, जूता बना दिया, खेत खलियान बना दिए, दलित लोगों को काम करते हुए दिखाया, मेहनत वालों को। उससे पहले कभी ये होता नहीं था, है ना। उनकी आवाज नहीं थी। तो उनकी आवाज जो है सर्वप्रथम आवाज वैन गॉग बने। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है कितने ऐसे कलाकार हैं जो वैन गॉग बनना चाहते हैं। जी। ऐसे बहुत फॉलोवर हैं उनके। और उनकी अभी जो है पिछले सालों में जो उनकी एक जो है एक फ्लावर नाम से जो एक पेंटिंग बिकी, और वो जो विश्व में सबसे महंगी पेंटिंग उनके मरने के बाद देखी, है ना। जो कलाकार जो है भूखों मर गया, आत्महत्या करनी पड़ी उसको। और उनका एक बड़ा जो है वो फेमस है, प्रचलित है उनका एक वाकया कि वो अपनी किसी जो है दोस्त के साथ में थे, महिला दोस्त के साथ में, तो उन्होंने जो है देखा कि वो तो भाई किसी भी एंगल से सूरत
अच्छी नहीं है इनकी, तो उस कलाकार की मैं तारीफ करूं तो करूं कैसे। तो उन्होंने जो है उसका उनको कहा कि भाई आपका कान बहुत अच्छा है। उन्होंने उसके कान की तारीफ करी, कह रहा आपका कान बहुत अच्छा है। तो उनको पता था कि मैं इसकी सूरत की तारीफ करूंगी तो ये तो पकड़ेंगे झूठ बोल रही है, तो कान की तारीफ की। तो ऐसा मतलब जो है कहानियों में ऐसा प्रचलित है। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा सोच विचार के वो अपना कान ही काट के और उनको भेंट कर आया। देने के लिए कुछ नहीं है तो यही लीजिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी जो है उन लोगों की खुशी के लिए कितना तक जा सकता है, स्त्रियों की खुशी के लिए और अपने जो उपेक्षित जो जनमानस है उनकी खुशी के लिए कितना जो है समर्पित भाव से काम करता था। और एक पेंटिंग कभी उसकी बिकी नहीं। तो ये जो कला जो है, कला सही मायने में ना एक मतलब एक ऐसी चीज़ों को उजागर करता है जो चीज़ें अक्सर हमारे सामने से छूट जाती। तो कलाकार का बड़ा अहम रोल होता है समाज में, वही उसको अपनी नज़र से निकाल करके लेके आता। और यहाँ पर बाजारीकरण की जो बात हुई है, बाजारीकरण तो देखिए एक मनोरंजन का साधन बन के जो है रह गई है कला कुछ हाथों में जी। लेकिन इसको जो है यहाँ तक आंकना जो है हमारी नासमझी होगी, है ना, हमारे जो है सोच की कमजोरी, कला के साथ नाइंसाफी। हाँ, क्योंकि कला ही ऐसी चीजें हैं जो आज मानव को मानव समझने के लिए प्रेरित कर रही है, मजबूर कर रही है। ये कला ही है। तो कला जो है बहुत एक बड़ी चीज है समाज के अंदर, अगर इसको कोई समझे तो। ये जो कलाकार हैं आने वाली पीढ़ियों के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह से अपने इस क्षेत्र में आकर के अपनी जीविका कमा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं? उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए गौतम जी, अक्सर जो है अपने समाज में, खासतौर से जो उपेक्षित समाज है, उसमें वो लोग जो है बच्चों को कला क्षेत्र में लाने में बड़े खतरे महसूस करते हैं कि इसमें होगा क्या, बर्बाद हो जाएगा, ये सब चीज़ें। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि एक कलाकार का जो जीवन है वो बड़ा आसान नहीं है। आजीविका तो देखिए हम जो है कहीं ना कहीं से प्राप्त कर ही लेंगे, और कला जो है इतना तो कमा दे ही सकती है कि उसका पेट भर जाएगा। लेकिन फिर भी जो है लोगों को अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं, अध्यापक बनाने हैं और तमाम चीज़ें बनानी है, लेकिन कलाकार का नाम आते ही उनकी जो है ये सोच होती नकारा है, तो संकुचित हो जाती है उनकी सोच आके कि कलाकार मतलब कुछ नहीं, बर्बादी है। लेकिन आप देखिए कि आज आप अगर किसी भी स्थापित कलाकार को उठा के देखेंगे तो एक इंजीनियर से, टीचर से, डॉक्टर से ज़्यादा मालिक मिलेगा पैसे का। अच्छा, है ना। तो कला जहाँ एक विचार की अभिव्यक्ति है, वहाँ पर बहुत बड़ा व्यवसाय भी उसने खड़ा किया है, ऐसी बात नहीं है। कला के प्रशंसक इतने हैं कि वे जो है किसी भी कीमत पे उसको खरीदना चाहते हैं, अपने पास कलेक्शन में रखना चाहते हैं। विचार को देखिए, मैं मानता हूँ कि जो आपने कहा ना कि किस तरह से जो ये कला का फैलाव हो, अगर पृथ्वी पे कोई सबसे मूल्यवान चीज है जी, तो वो है विचार। विचार के आधार पर ही हम अपने रुपयों को, अपने मूल्यों को इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, है ना, और उस पे करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं, है ना। मान लीजिए किसी को विचार आया कि भाई ये इसमें मोबाइल में ऐसा ऐप्स आना चाहिए, वो लगे हुए हैं उसमें ऐप्स लाने के लिए जी, और इतना पैसा उसमें लगा देते हैं वो लोग कि ये चीज़ आ जाए तो कमाल हो जाए, मानवता का कल्याण। हाँ, कल्याण हो जाए, एक मतलब क्रांति आ जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए कि ये जो सोशल मीडिया, हीरालाल जी, आपको काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले हैं, राज्य सरकारों से मिले हैं, तो उनके बारे में सब थोड़ा सा बताइए। हाँ, इसमें देखिए मैं जब विद्यार्थी था तो उस समय में मेरे को तमाम जितने भी जो पुरस्कार होने चाहिए किसी के पास में, एक स्थापित कलाकार के पास में, वो मेरे को उसी दौरान जो है प्राप्त हो गया। अच्छा। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जयपुर में ललित कला अकेडमी है, वहाँ पर बैनाले एक जो है एग्जीबिशन होती है जी, और बैनाले एग्जीबिशन जो है एक राष्ट्रीय होती है, एक बैनाले, एक तिरनाले जी।
तो ये सेकंड नंबर की है। फर्स्ट नंबर की तिरनाले, सेकंड नंबर की बेनाले, थर्ड नंबर की नेशनल। तो इसमें हमने अपनी कलाकृतियाँ भेजी थी यहाँ से, दिल्ली से। तो हमारे जो प्रोफेसर वगैरह, जो गुरु वगैरह पढ़ाते थे हमें, उन्होंने भी अपनी कलाकृतियाँ भेजी वहाँ पर जी। तो ऑल इंडिया से ये लगभग 200 कलाकृतियाँ सेलेक्ट हो गई थी। तो 200 कलाकृतियों में से मेरा भी सिलेक्शन हो गया था जी। उस 200 में से हमारे गुरुजनों का जो है रिजेक्ट होकर वापस आ गया। और फिर 200 में से अलग अलग विधाओं में 5 पुरस्कार मिलने होते हैं जी। एक मूर्ति कला में, एक फोटोग्राफी में, एक ग्राफिक्स में, एक जो है प्रिंट मीडिया में, और एक चित्रकला में। तो मूर्ति कला में मेरे को मिला जी। तो ये 200 में से फिर वो जो है 5 लोग छटते हैं। तो इस तरह से जो है ये